Taranjeet, first of all, congratulations for 11.50. Fantastic. आप 100 मीटर्स 200 मीटर्स दोनों जीते. कैसा फील होता है? बहुत अच्छा फील होता है कि अब ये एक तरह से मैं अपनी मदर का ड्रीम जी रही हूँ, क्योंकि उनका ये ड्रीम था कि मेरी बेटी करे कुछ. तो उनका भी एथलेटिक्स में रही हैं वो भी, लेकिन स्टेट लेवल के बाद वो आगे परफॉर्म नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ फैमिली प्रेशर. तो उनका ये है कि मैं नहीं कर पाई तो मेरी बेटी करे. तो ये उन्हीं का ड्रीम है एंड मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मुझे ऐसी मदर मिली. तो उन्हीं का ड्रीम है और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि दिल्ली के अंदर 11:50 अभी तक किसी ने नहीं क्रंच किया. और जब आई वाज लाइक, जब मैंने वहाँ पे बोर्ड लगा होता है कि जिसमें हमारी टाइमिंग्स शो होती हैं, जब वो बोर्ड देखा कि 11:50, मुझे बिलीव नहीं हो रहा था. मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि एकदम 11:70 के बाद एकदम, क्योंकि वहाँ जाने तेलंगाना जाने के बाद ये हुआ था कि मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन हो गई थी वहाँ पर, क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेयर उतना सूट नहीं किया था. लेकिन उसके बाद भी इतना अच्छा टाइमिंग गया तो बहुत अच्छा लग रहा है. Excellent. So, what's your ambition? I mean, you're in 100 meters, you're in 200 meters, but the kind of physique that you have, it seems that you are good in, you should be good in 400 meters also. So, what is your aim like? 100, 200 now, and then 400 gradually? 400 का एम रहता है क्योंकि इंडिया के अंदर मोस्टली 400 के लिए मतलब काफ़ी ज़्यादा स्कोप्स हैं. कैंप्स भी बहुत सारे हैं 400 के, लेकिन एक क्रेज़ होता है कि मेरे को ब्लॉक स्टार्ट का 100 मीटर का एक क्रेज़ था कि करना है. तो वो क्रेज़ मेरे को इस तरफ काफ़ी अट्रैक्ट किया क्योंकि जब मैंने फिटनेस की थी, फिटनेस के बाद मैं जंप के लिए गई थी. तो मैम ने फर्स्ट टाइम, मतलब मेरे को पता नहीं था 100 मीटर टाइम क्या होती है, तो मैम ने ट्रायल लिया. तो ट्रायल में मैंने शूज़ के अंदर 13 डेड जब किया क्रिंज, तो मैम बहुत शॉक थी कि 13 डेड एकदम ही शूज़ के अंदर कैसे क्रिंज हो रहा है. तो काफ़ी मैम शॉक थी. तो उसके बाद एक बार हुआ था कि मतलब मेरे सीनियर्स नसार अहमद एंड अंशु शर्मा, ये मेरे सीनियर्स रहे थे, तो उनको मैं देखती थी कि ये ब्लॉक स्टार्ट, और उस टाइम पे कोई लड़की नहीं करती थी. तो ये होता था यार कोई लड़की क्यों नहीं कर रही है, काफ़ी वो फिर ना एक थोड़ा सा होता था कि मतलब माइंड में होता था कि यार इस पर बैठना है. तो मैम ने जब फर्स्ट टाइम मैम ने बोला कि अगर तुम्हें इस पर बैठना है ना तो तुम्हें इसके लेवल पे आना पड़ेगा. तो उसके लिए फिर 100 मीटर की तैयारी की. जो फर्स्ट टाइम जब मैंने वो किया था, मेरे यहाँ पे बैंडेज लगी थी क्योंकि ये ट्रैक से सारा ये हैंड्स, क्योंकि काफ़ी पाम्स मेरी सॉफ्ट थी एज बीइंग अ गर्ल, तो ये चीज़ सारी छिल गई थी. तो उस टाइम पे इधर लग रहा था कि क्योंकि हाफ एन आवर, क्योंकि वो हम लोग को जिस हिसाब से सेटल होना होता है, तो हाफ एन आवर हम लोग को उसी पोजीशन में मैम वो रखती थी कि हम लोग सेटल हो पाएँ. तो काफ़ी वो हार्ड रहता था. तो एक टाइम पे माइंड में आया था कि यार होगा या नहीं होगा, लेकिन मेरी मदर ने बोला कि अगर तुम अब जब सोच ही लिया कि करना है तो क्यों नहीं कर सकते. मैम ने भी बोला कि इतने अगर लड़के कर सकते हैं तुम क्यों नहीं कर सकते. अच्छा, तो आप सुनीता मैम ने भी यही कहा कि आप ज़्यादातर जो ट्रेनिंग है, क्योंकि आपको आपके लेवल का कंपटीशन आपको मिल नहीं रहा है, कि ऑब्वियसली दिल्ली का ये ऑल टाइम रिकॉर्ड है 11.50, एंड यू डोंट हैव द काइंड ऑफ कंपटीशन दैट यू एक्चुअली नीड. आप लड़कों के साथ ज़्यादातर ट्रेनिंग करते हैं और उस तरह से आपको फ़ायदा मिलता है, वही इज दैट? मैं लड़कों के साथ ज़्यादा ट्रेनिंग करती हूँ क्योंकि इस चीज़ में होता है कि अपने से आगे वाले जैसे होता है कि बॉयज़ मेरे से आगे निकलते हैं, तो ये होता है कि यार इनको पकड़ना है. तो वो पकड़ने के लिए मतलब एक तरह से होता है कि मतलब बॉयज़ की, क्योंकि यहाँ पे जिस हिसाब से कॉम्पिटिशन है, जब मैं स्टेट लेवल पे जीती तो मेरे को पता नहीं था कि आगे नेशनल होता है. जब नेशनल में गई तो उन लोगों की ट्रेनिंग के हिसाब से पता चला कि अभी तो मैं किसी लेवल पे नहीं हूँ. तो लड़कों के साथ ट्रेनिंग करके एक लेवल, एक बेस सेट होता है, क्योंकि यहाँ पे जो गर्ल्स हैं उनके साथ ट्रेनिंग का इतना फ़ायदा नहीं मिलता. एटलीस्ट मुझे उनको 20 to 30 मीटर आगे खड़ा करना पड़ता है कि उनके हिसाब से मैं रनिंग कर पाऊँ. अच्छा, कौन से रनर्स हैं जो कि आप आगे देखते हैं, आप अपने से ऊपर देखते हैं? इंडिया में द्युति चंद हैं जिनके साथ आपका कंपटीशन होगा, आप उसका रिकॉर्ड भी तोड़ना चाहोगे एक दिन? मैं आपको इस चीज़ का बताती हूँ. मैं अपनी आइडल मानती थी अर्चना ससेंद्रन दी एंड द्युति दी को, लेकिन अब मैंने अभी बीच में करंटली उन्हीं की टाइमिंग में उनको मतलब बीट किया था. तो उस चीज़ को काफ़ी मैं वो करती हूँ कि वो मेरे आइडल थी, लेकिन उस चीज़ को मैं काफ़ी ऑनर मानती हूँ कि मैं उनके साथ भाग पा रही थी. लेकिन ये चीज़ बहुत हुआ कि एकदम उनसे भी ऊंचे लेवल पे वो हुआ. तो किनको बीट किया? अर्चना ससेंद्रन दी को. अच्छा, बीट करा और मैंने. द्युति चंद को बीट करने का भी आपका इरादा है? वो तो है, अब उन्हीं का वो रहेगा कि टारगेट रहेगा कि उनका इंडिया रिकॉर्ड अपने नाम हो पाए. द्युति लेकिन चंद वो का बहुत ज़्यादा सीनियर प्लेयर है, उन्होंने भी काफ़ी. द्युति चंद. अच्छा, ओके. अच्छा, अब आप किस तरह से अब आप देखते हैं आगे, क्योंकि 2021 तो हो गया करीब करीब, अब 2022 में आपका टारगेट क्या रहेगा?
एशियन गेम्स है, कॉमनवेल्थ गेम्स है, क्या क्या आपका सर टारगेट रहेगा? अभी गेम्स का मैंने इतना टारगेट नहीं रखा। मेरा पर्सनल गोल है कि मैं 11 डेड क्रिंच करूं, कि उसके लिए हिसाब से ही होगा कि पेरिस उसके लिए मेरे को क्वालिफिकेशन मिलेगा, फिर मैं उसकी तैयारी करना चाहूँगी। मतलब एशियन गेम्स एशियन और गेम्स कॉमनवेल्थ वगैरह गेम्स का आपका है। टारगेट ही नहीं है, डायरेक्ट ओलंपिक्स टारगेट है? सर बड़े ड्रीम देखेंगे तभी तो पूरे होंगे, तो इसी वजह से एशियन गेम्स भी है, लेकिन उससे पहले मेरे को वर्ल्ड यूनिवर्सिटी का भी है। कभी द्युति चंद से आपका इंटरेक्शन हुआ है? वो हाँ कुछ जी, आपको एडवाइस मैं देती है, ट्रायल कुछ देने बताए गई थे? थी। नहीं, उनसे बात नहीं हो पाया, हाँ। तो मैं ट्रायल देने गई थी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी का। हम्म। तो काफ़ी उनके साथ, उन्हीं के साथ था कि फर्स्ट टाइम ये हुआ था कि वो मेरे साइड वाली लेन में थे। अच्छा। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब मैं उस टाइम कॉन्शियस हो गई थी कि एकदम इतने बड़े प्लेयर मेरे साइड में बैठे, तो काफ़ी कॉन्शियसनेस हुई। लेकिन उनके साथ जब रनिंग की तो वो डर खुल गया ओके। कि अगर ये कर सकती हूँ तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो उनके साथ ही मैंने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के लिए अपना ट्रायल क्वालिफाई किया था, तो उसके वो भी काफ़ी अच्छा रहा था मेरा एक्सपीरियंस। अच्छा करणजीत, एक चीज़ ये था कि जब आपको एक बार चोट आई थी, आपको जब एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था कॉलर बोन की तरफ, तो उस थोड़ा सा डिटेल में बताइए। और सुशील ने भी बहुत मदद किया था आपको, कैसे आपको हेल्प किया था, वो किस्सा बताइए थोड़ा। मैं नेहरू स्टेडियम गई थी ट्रेनिंग के लिए। उस टाइम पे 14 साल में 26 जनवरी का प्रोग्राम चल रहा था, 15 अगस्त का प्रोग्राम चल रहा था। तो मे बी नियर बाय 12 अगस्त 12 अगस्त क्या हुआ था कि मैं मतलब स्टेडियम से निकल रही थी। वो हिट एंड रन केस था। वो मतलब 4 लोग थे एक कार में, दे वर ड्रंक। तो उन्होंने मतलब नैरो रोड था तो उन्होंने ओवरटेकिंग करने की कोशिश की, तो उनसे ओवरटेक नहीं हुआ। दे जस्ट क्रैश माई स्कूटी एंड जस्ट रन ऑफ। वो एकदम भागे, उन्होंने देखा भी नहीं मुड़ के कि मेरे को क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो लेकिन ये था कि वहाँ पे आर्चरी के कोचेस थे, उन्होंने मेरे को पहचान लिया क्योंकि सुनीता मैम से काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन रहा है उनका। तो वो लोग मेरे को ट्रोमा ले गए। तो ट्रोमा सेंटर में मेरा काफ़ी टाइम वो रहा, लेकिन ट्रोमा में ये हुआ था कि मेरी बोन गलत जुड़ गई थी। तो दे डिडंट टेल मी, वो ऐसे ही कहते रहे कि 3 वीक्स बाद आओ 3 वीक्स बाद आओ, क्योंकि वहाँ पे मेरे साथ और भी बहुत पेशेंट्स थे। तो उसके बाद फिर मैंने एक्सरे कराया, तो उन्होंने मेरे को एक्सरे भी नहीं दिया था। तो मेरे को पता चला कि आफ्टर 3 मंथ्स आई गॉट टू नो कि मेरी कॉलर बोन गलत जुड़ गई है। तो वो बताना नहीं चाहते थे क्योंकि उन्हें ये था कि मतलब हम लोग की एक्शन ना ले। ये 2017 की बात है। 17 की बात। हाँ जी। तब आप 15 साल की थी? हाँ जी। तो काफ़ी वो रहा कि उसके बाद फिर मैंने दोबारा एक ट्रीटमेंट कराया था नियर माई होम। वहाँ पे एक डॉक्टर हैं, तो उन्होंने मतलब मेरी कॉलर बोन दोबारा तोड़ा गया था, मेरी कॉलर बोन को मेरे को एनेस्थीसिया देकर। उसके बाद फिर उसको वो करा था, क्योंकि उसके बाद क्योंकि ये ऐसी बोन होती है जिसको हम सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि डॉक्टर ने मेरे को डायरेक्टली ऑपरेशन के लिए बोला था। उस वक्त आपने सोचा था कि आप टूट गए थे शायद? आपने नहीं सोचा था कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी। इवन मैं खाना नहीं खा रही थी। अब मैं एक कमरे में बंद रहती थी, बिल्कुल ही मतलब रोना रहता, क्योंकि आपने सोचा था कि बेड रेस्ट सब पे हो छोड़ गई देना थी। मेरे को ये था कि माइंड में आ गया था कि यार अब बेड रेस्ट आ गया ये, क्योंकि मेरे को मेरे पेरेंट्स ने, मेरी मदर ने मेरे को बोला कि ये सिर्फ क्रैक है, क्योंकि मैं डिप्रेशन में ना जाऊँ, कि ये ठीक हो जाएगा। तो मेरे हाथ में एक दिन मेरी रिपोर्ट एकदम ही वो हुई कि डॉक्टर बाय पोस्ट वो आई थी, तो एकदम ही मैंने वो खोल के देखा जब एक्सरे, तब पता चला मेरी कॉलर बोन 3 पीसेस में टूट गई है। वो चीज़ एकदम धक्का लगा कि यार ये तो टूट गई है, यार ये कैसे होगी। तभी डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए, तो वो काफ़ी डिप्रेशन में ले गए कि यार बेड रेस्ट रहेगा। उस वक्त सुशील कुमार का क्या रोल रहा था? सर उसके बाद जब मैं दोबारा ट्रैक पे आई कि डॉक्टर ने मेरे को अलाउ किया, आफ्टर 3 मंथ्स उन्होंने मेरे को दोबारा अलाउ किया कि आप धीरे धीरे शुरू करो। लेकिन मेरी मॉम घर में साइकिलिंग्स वगैरह कराते रहते थे, तो धीरे धीरे जब मैं ट्रैक पर आई तो नहीं होता था, क्योंकि 6 मंथ का बेड रेस्ट, स्टेमिना टूट चुका था, स्ट्रेंथ ख़त्म हो चुकी है एक तरह से। हम लोग कितनी भी साइकिलिंग कर लें, लेकिन ट्रैक का हिसाब ट्रैक का ही रहता था। तो वो चीज़ ख़त्म हो गई थी, एक जो मतलब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था वो भी ख़त्म हो चुका था। तो एक बार मैम ने वर्कआउट मेरे को बताया था, 200-300 का वर्कआउट चल रहा था, तो वो मुझसे हो नहीं पाया पूरा। तो मैम मतलब फ़ोन पे 2 मिनट बात करने लग गए थे, तो मैं बीच में बैठी, मैं साइड में चली गई जब कूल डाउन हो रहा था मेरा। मैं रोने लग गई, बहुत रोई थी मैं अकेले बैठ के उस टाइम कि यार क्या थी मैं और मैं क्या हो गई। एकदम ही मतलब पीक पर आकर, मतलब मैं नेशनल की लेवल की प्लेयर, एकदम पीक पर आकर मैं नीचे गिर गई। काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस थी, रो रही थी। तो सुशील सर उस टाइम अपना वार्म अप कर रहे थे, तो वो आए, दे वर लाइक कि बेटा क्या हुआ, कि आप रो क्यों रहे हो। मैंने बोला कि सर मेरा कॉलर बोन टूट गया था, तो मैं अब दोबारा से अपना आप को बिल्डअप कर रही हूँ। तो मैंने कहा सर हो नहीं रहा। सर कहते क्यों नहीं हो रहा? कहते मेरे को तो तुम एकदम ठीक लग रही हो।
मैंने कहा सर, क्योंकि मेरे यहाँ पे बेल्ट बंधा हुआ था काफ़ी बड़ा और मेरे यहाँ पे मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब सपोर्ट दे रखा था। तो मैंने कहा सर ये इतना सारा हो रखा है। तो कहते मेरे को क्यों नहीं दिख रहा? कहते ये तुम्हारी ब्रेन में है और कुछ नहीं है। कहते तुम्हारे लेग में दिक्कत है, तुम्हारे लेग में जॉइंट में प्रॉब्लम हुई है। मैंने कहा नहीं सर। कहते तुम्हारे पैरों में कोई दिक्कत है? मैंने कहा नहीं सर। कहते तो क्यों नहीं भाग सकते? भागना तो पैरों से है। तो कहते अपने आप को, कहते तुम अभी हार मान जाओगे। कहते क्या हो जाएगा? कहते इंजरीज, तो कहते ये एक तरह से तुम्हारे लिए नई शुरुआत है। कहते ये तुम्हारा न्यू बॉर्न हुआ है ट्रैक पे। कहते मैं तुम्हें वेलकम करता हूँ। उन्होंने मुझे उठाया, कहते मैं तुम्हें वेलकम कर रहा हूँ दोबारा ट्रैक पर। कहते ये चीज़ तुम्हें आगे बिल्डअप करनी पड़ेगी। कहते अगर हर चीज़ की, कहते अगर हर चीज़ एकदम आसानी से मिल जाए, कहते बेटा तेरी भूखी खत्म हो जाएगी तो क्या खाना खाएगी? तो वहाँ से आपका टर्न हुआ? बहुत टर्न अप हुआ कि इतना एक तरह से होता है देखा कि जाए तो ओलंपियन बोल रहे हैं तो कुछ तो होगा उनकी बात ओलंपियन, में। 2 टाइम ओलंपिक मेडलिस्ट। तो एक वो होता है कि यार उन्होंने बोला तो एकदम होता है कि यार अब उन्होंने बोला तो क्या कुछ तो उन्होंने मेरे अंदर देखा होगा जो मेरे को उन्होंने बोला। तो उस चीज़ को अपने माइंड में बिठा के मैंने दोबारा अपनी तैयारी की। मैम ने भी काफ़ी मेरे को सपोर्टिव रखा कि बेटा ये सब तुम अगर मेंटली स्ट्रांग रहोगे ना तो फिजिकली तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। एक आखिरी सवाल आपसे, आपका अल्टीमेट ड्रीम क्या है? ओलंपिक क्वालिफाई, ओलंपिक मेडल, नीरज चोपड़ा ला चुके जी। मैं शैलियन फ्रेजर को अपना आइडल मानती हूँ जी। मुझे उनको बीट करना। मेरा एम रहा है कि एक बार या तो उनको बीट करना है या फिर खुद को करना है कि इतना लेवल पे लाना है कि उनके साथ मैं रनिंग कर पाऊँ। एक बार दोबारा बोलिए ये चीज़। मेरी आइडल रही है शैलियन फ्रेजर, मेरे को उनको बीट करना है अगर मैं कर पाऊँ। मैं अगर, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि इंडिया में 100 मीटर का कोई प्लेयर नहीं निकला, ये है वो। मैं ये सोचती हूँ, लिटरली मैं ये सोचती हूँ कि यार क्यों नहीं निकला? कुछ तो हमारे अंदर, हमारी ट्रेनिंग में कुछ तो वो है। लेकिन अब दिल्ली गवर्नमेंट में हमारे जो सीएम हैं, हम लोगों ने अभी पीछे, हमारे पास इक्विपमेंट का काफ़ी इशू रहा था तो हम लोगों ने वहाँ पे लेटर दिया था। तो केजरीवाल जी ने बहुत अच्छा हमारे लिए किया। स्टेडियम के हमारे जो हो रहे हैं संजय सर, उन्होंने काफ़ी हमारे लेटर्स पे एकदम ही हमें इक्विपमेंट्स दिए। मैंने उनसे बोला कि सर कुछ तो हमारे अंदर, सर ने अभी बीच में भी अपना वो बोला था कि हमारे अंदर क्या कमी है जो हम ये, क्या हमारे अंदर टैलेंट की कमी? नहीं सर, मैं इस चीज़ को करती हूँ कि हमारे अंदर टैलेंट की कमी नहीं है। अगर हमारी सरकार हमें इतना सपोर्ट कर रही है तो हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। मिशन एक्सीलेंसी काफ़ी हमारे यहाँ पे प्रोग्राम्स निकले हैं। मिशन एक्सीलेंसी आप फॉरेन ट्रेनिंग लेना चाहोगे? कहाँ पे अगर फॉरेन ट्रेनिंग हो तो कहाँ पे जाना चाहोगे? जमाइका। जमाइका स्प्रिंट का वो, दैट इज द हब ऑफ मेरे को वहाँ पे मेनली मेरे को स्प्रिंट के लिए नहीं, मुझे अपने आइडल से एक बार मिलना है वहाँ जाकर। ऑलराइट। तो काफ़ी वो रहता है कि, और लेकिन वहाँ की ट्रेनिंग भी काफ़ी अच्छा रहा है कि, क्योंकि वहाँ का एकदम ही स्प्रिंट गोल उसेन बोल्ट वहीं के हैं। अभी जो करंटली जोत्सना जो है वो भी वहीं की हैं, जॉनसन जिनसन वो भी वहीं के हैं। इन सबसे तो मिलना इन चाहिए। सबसे मिलना चाहती हूँ। तो ये होता है कि जमाइका जाना है। और एक मेडल ओलंपिक का आप टारगेट आपका है फाइनल, दैट इज द ये है अल्टीमेट कि ड्रीम। अभी नीरज सर ने भी मेडल लिया लेकिन वो फील्ड इवेंट में, ट्रैक एंड फील्ड, लेकिन वो फील्ड इवेंट में। तो लेकिन आप पहला ट्रैक फील्ड में ट्रैक में मेडल लेना चाहूँगी मैं कि 100 मीटर के अंदर, कि इंडिया में पता चले कि हाँ यार इंडिया में भी एक वो है, तरनजीत कौर 100 मीटर के नाम से जानी जाए। जैसे दिल्ली में जानी जाती है 100 मीटर के लिए, तो मैं चाहूँगी कि ऑल ओवर वर्ल्ड में जानी चाहिए। थैंक यू सो मच, Golden Girl फैंटास्टिक में इंटरव्यू। name आए। थैंक यू सो मच, Thank you, कांग्रेचुलेशंस Thank you, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर क्वेस्ट टू ओलंपिक। Thank you very थैंक यू much, सो मच, sir. थैंक यू। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।